जय हिंद साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम रासायनिक बंध को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, विभिन्न परमाणु जिस आकर्षण बल के द्वारा आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं, उस आकर्षण बल को ही रासायनिक बंध कहा जाता है, केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को ही रासायनिक आबंधन या केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, विभिन्न परमाणु जिस बल द्वारा परस्पर आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं, उस आकर्षण बल को ही क्या कहा जाता है? रासायनिक बंध कहा जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण हम संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व के परमाणु में जो वहतम कक्षा होती है, राइट, वहतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। राइट, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। और यदि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? स्थायी होगा। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार यदि किसी तत्व के परमाणु की वहतम कक्षा या अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है। और ऐसे जो परमाणु होते हैं वो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए ही अन्य तत्वों के साथ में या तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेंगे या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे या साझेदारी करेंगे। और इस वजह से ही रासायनिक जो बंध हैं वो बनते हैं और वे तत्व या वे परमाणु जो है स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर हम संक्षेप में कह सकते हैं कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए यदि किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में या वह कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी करने के लिए जो है इलेक्ट्रॉनों के त्याग, साझेदारी या फिर जो है ग्रहण करते हैं। और इसी की वजह से ही रासायनिक बंध बनते हैं। जो रासायनिक बंध है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हो जाएगा विद्युत संयोजक बंध, दूसरा हो जाएगा सहसंयोजक बंध और तीसरा हो जाएगा उप सहसंयोजक बंध, जिसमें से हमने विद्युत संयोजक बंध को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगर मैं संक्षेप में बताना चाहूं तो जब एक तत्व के द्वारा, राइट, जब एक तत्व के द्वारा किसी दूसरे तत्व को एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है या ग्रहण किया जाता है, अर्थात स्थानांतरण होता है, तो वहां पर जो बंध निर्मित होता है वह कौन सा बंध होता है? विद्युत संयोजक बंध होता है। कुल मिलाकर एक तत्व से जब दूसरे तत्व की ओर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से या आदान प्रदान से जो बंध बनता है उसको ही विद्युत संयोजक बंध कहते हैं। और जिन तत्वों में विद्युत संयोजक बंध होता है उनको विद्युत संयोजी बंध, विद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक कहा जाता है, जिनकी विशेषताओं को भी हमने समझा था। अब हम सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ेंगे। राइट, तो वह बंध जो समान या असमान तत्वों के परमाणुओं के बीच, राइट, तो वह बंध जो समान या असमान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की फलस्वरूप बनते हैं। यहां पर क्या शब्द याद रखना है? साझेदारी। राइट, तो वहां पर जो बंध बनता है वह सहसंयोजक बंध बनता है। राइट, तो वह बंध जो समान या असमान तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से निर्मित होता है, उस बंध को ही क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। जिन तत्वों में सहसंयोजक बंध होता है उनको ही सहसंयोजी यौगिक कहा जाता है। और इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं या जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं, इन सहसंयोजी यौगिक में जो तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के माध्यम से ही अपना अष्टक पूर्ण करते हैं तथा अपने निकटतम जो अक्रिय गैस है उसके समान स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करते हैं। जो सहसंयोजक बंध होता है, ये सहसंयोजक बंध 3 प्रकार का होता है। एकल सहसंयोजक बंध, राइट, द्विसहसंयोजक बंध या त्रिसहसंयोजक बंध, जिसको आप सामान्य भाषा में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। अब यहां से प्रीलिम्स में या किसी भी
परीक्षा में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि सिंगल बॉन्ड कब बनता है, डबल बॉन्ड कब बनता है, राइट। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं और यहां से एमसीक्यूज जो है पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या एकल सहसंयोजक बंध। तो देखिए, हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो सहसंयोजक बंध बनता है, राइट। और जब सहसंयोजक बंध बनने में दोनों तत्वों के एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो वहां पर एकल सहसंयोजक बंध बनता है। क्लियर। तो जब सहसंयोजक बंध बनने में दोनों परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन भाग लेता है या एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसको ही क्या कहा जाता है, एकल सहसंयोजक बंध कहा जाता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब दोनों परमाणु अपने एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दूसरे परमाणु से करते हैं, या सामान्य भाषा में याद रखें कि जब एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये दो शब्द रखें प्रीलिम्स के लिए, राइट। तो जब सहसंयोजक बंध बनने में दोनों परमाणुओं का एक एक इलेक्ट्रॉन भाग लेता है तो वहां पर सिंगल बॉन्ड बनता है। या जब दोनों परमाणुओं के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तब भी वहां पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन में जो है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहां पर दोनों हाइड्रोजन जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे, साझेदारी कर लेंगे और उनकी कक्षा जो है उसकी कक्षा में क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, राइट। तो यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी हो रही है इसीलिए इनके बीच में क्या बन रहा है, जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। वैसे क्या हो जाएगा, OF2 हो जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन में NOF2 में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, मौजूद होता है। अब दूसरा हो जाएगा द्विसहसंयोजक बंध। तो देखिए, जब सहसंयोजक बंध बनने में दोनों परमाणुओं के दो दो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो जब सहसंयोजक बंध बनने में दोनों परमाणुओं के दो दो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, या फिर हम ये कहें कि जब सहसंयोजक बंध बनने में दोनों परमाणुओं के द्वारा दो इलेक्ट्रॉन युग्म की, राइट, दो इलेक्ट्रॉन युग्म, राइट। तो जब दो इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है या फिर दोनों परमाणुओं के दो दो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तो वहां पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। अब पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 8 होता है। तो 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा बताइए, 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और इसकी संयोजकता कितनी होती है, 8 माइनस का 6 बराबर कितना, 2। अर्थात ऑक्सीजन के पास में जो है अगर ऑक्सीजन ये है, अगर यहां पर ये दोनों की क्या होती है, साझेदारी हो जाती है, राइट। तो इसके पास में 6 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन की जो है पूर्ति हो जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की या फिर प्रत्येक ऑक्सीजन का परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, साझेदारी कर रहा है। तो वहां पर जो बंध बनेगा वो कौन सा बनेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्लियर। और जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको इससे दर्शाते हैं, राइट, एक डैश से दर्शाते हैं। क्लियर। और जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको इस तरीके से जो है लिखा जाता है। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब तीसरा और बिल्कुल इजी हो जाएगा, राइट। जब सहसंयोजक बंध बनने में दोनों परमाणुओं के 3-3 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, या फिर जब सहसंयोजक बंध बनने में दोनों परमाणुओं के द्वारा 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों की, राइट, कितने, 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी होती है, राइट। तो जब सहसंयोजक बंध बनने में दोनों परमाणुओं के द्वारा 3 इलेक्ट्रॉन
तीन इलेक्ट्रॉनों की जो है साझेदारी भी होती है, या तीन इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अगर भाग लेने की पूछा जाए तो जब सहसंयोजक बंध बनने में दोनों परमाणुओं के तीन तीन इलेक्ट्रॉन भाग ले, या फिर तीन इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी हो, तो वहां पर त्रिसहसंयोजक बंध बनता है। जैसे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, तो यहां पर जो है ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और सीधी सी बात है इसको तीन रेखाओं के द्वारा जो है दर्शाया जाता है। क्लियर? चलिए अब हम यहां पर समझते हैं सहसंयोजक यौगिकों के गुण। तो वे यौगिक जिनमें सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है उनको ही क्या कहा जाता है, सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। और सहसंयोजक यौगिकों के हम यहाँ पर गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। राइट, हमने देखा था कि जो आयनिक यौगिक होते हैं या विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं वो मजबूत विद्युत आकर्षण बल के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, परंतु जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं ये उनकी तुलना में कमजोर अंतराणविक बल के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो सहसंयोजी यौगिकों के मध्य कमजोर अंतराणविक बल कार्य करता है, और चूंकि ये कमजोर अंतराणविक बल कार्य करता है इसीलिए इसको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इनके जो क्वथनांक हैं एवं गलनांक हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। राइट, तो सहसंयोजक यौगिकों के मध्य कमजोर अंतराणविक बल होता है। यही कारण है कि इनको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा आवश्यकता की जरूरत होती है। यही कारण है कि जो आयनिक यौगिक हैं उनकी अपेक्षा में इनके गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। साथ ही साथ ये गैस एवं द्रव के रूप में पाए जाते हैं। आयनिक यौगिक जो हैं रवेदार होते हैं, ठोस होते हैं और भंगुर होते हैं। वहीं जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं ये गैस एवं द्रव के रूप में पाए जाते हैं, और बहुत ही कम ऐसे सहसंयोजी यौगिक होते हैं जो कि ठोस रूप में पाए जाते हैं। तो अपवाद के रूप में आप याद रखना यूरिया एवं चीनी। और केमिस्ट्री में जो भी अपवाद होता है वो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इसीलिए या ये दो चीज तो जरूर याद रखना कि यूरिया एवं चीनी ये दोनों सहसंयोजी यौगिकों के ही क्या है, उदाहरण है। साथ ही साथ इनके जो ठोस होते हैं वो वाष्पशील होते हैं। अब अगर हम देखें तो हमने देखा था कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक जो हैं ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, लेकिन जैसे उनको पानी में घोला जाए वो आयनों में टूट जाते हैं, इसलिए विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। लेकिन जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं ये सहसंयोजी यौगिक अगर इनको पानी में घोला जाए तो ये आयनों में परिवर्तित नहीं होते हैं, इसीलिए सहसंयोजी यौगिक ठोस अवस्था में या फिर लिक्विड अवस्था में दोनों में ही क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। किसके? विद्युत के कुचालक होते हैं। साथ ही साथ ये जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं इनको अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड इत्यादि में घोला जा सकता है। राइट, तो यहाँ पर दो चीजें याद रखना, सहसंयोजी यौगिक जो है वो ध्रुवीय विलायक, राइट, ध्रुवीय विलायक जैसे क्या हो जाएंगे, जल हो जाएंगे, उनमें अविलेय होते हैं, परंतु ये बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक फिर अपवाद ध्यान रखें कि सामान्य रूप से अधिकांश जो सहसंयोजी यौगिक हैं वो ध्रुवीय विलायक जैसे जल में अविलेय होते हैं, परंतु यहाँ पर चीनी जो कि ध्रुवीय विलायक में क्या होती है, विलेय होती है। और ये बंध जो है कैसे होते हैं, दिशात्मक होते हैं। अब तीसरा प्रकार हो जाएगा उपसहसंयोजक बंध। राइट, तो हमने देखा था कि जब दो तत्वों के परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो वहां पर सहसंयोजक बंध क्या होता है, प्राप्त होता है। परंतु जब साझेदारी का इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी एक तत्व को प्राप्त हो तो वहां पर उपसहसंयोजक बंध क्या होता है, प्राप्त होता है। राइट, तो जब परमाणुओं के मध्य साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म का केवल एक परमाणु द्वारा प्राप्ति होती है, तो जब दोनों परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और उस साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म की प्राप्ति एक परमाणु के द्वारा हो तो वहां पर उपसहसंयोजक बंध बनता है।
और जो उप सहसंयोजक बंध होता है यह दिशात्मक होता है और इसको तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। जो तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है, अर्थात जो डोनर होता है, डोनर की ओर तीर की क्या होती है, पूंछ होती है ये, और जिसको इलेक्ट्रॉन जो युग्म है दिया जाता है या जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उसकी ओर क्या होता है, सिर होता है। जैसे यदि ए और बी इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन युग्म है तो ए क्या कर रहा है, दे रहा है, किसको दे रहा है, बी को दे रहा है, तो हम इसको इस तरीके से जो है दर्शाते हैं। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं, राइट। तो जो अमोनिया क्लोराइड है, अमोनिया क्लोराइड का बनना उप सहसंयोजक बंध का उदाहरण है। अमोनिया क्लोराइड कैसे बनता है, यहाँ पर अमोनिया NH3, राइट, दरअसल ये इस तरीके से लिखा आएगा NH3, क्लियर। तो NH3 प्लस का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो NH3 अमोनिया प्लस का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब अभिक्रिया होती है तो उससे ही अमोनियम क्लोराइड बनता है। और अमोनियम क्लोराइड जो है वो उप सहसंयोजक बंध का क्या होता है, उदाहरण होता है। कैसे बनता है समझिए, देखिए जब अमोनिया की हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया होती है तो यहां से जो हाइड्रोजन आयन होता है H प्लस का और Cl माइनस का, राइट, तो अमोनिया एवं हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया में जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो हाइड्रोजन आयन एवं क्लोराइड आयन में टूट जाता है और इसी हाइड्रोजन आयन की साझेदारी किससे होती है, अमोनिया से होती है। इस तरीके से जो अमोनियम नाइट्रेट का परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन युग्म H प्लस से साझा करता है और अमोनियम आयन का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ध्यान रखें इस अभिक्रिया में अमोनियम आयन जो है इसमें क्या होता है, उप सहसंयोजक बंध होता है, क्लियर। अब जो है हम यहाँ पर उप सहसंयोजक यौगिकों के गुणों को समझते हैं। तो देखिए उप सहसंयोजक यौगिकों के जो गुण हैं वो वैद्युत संयोजक यौगिक एवं सहसंयोजक यौगिक इन दोनों के बीच में ही पाए जाते हैं, राइट। तो उप सहसंयोजक यौगिकों के गुण जो सहसंयोजक यौगिक हैं एवं वैद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक उनके बीच में ही इनके गुण पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो इनके क्वथनांक एवं गलनांक, राइट, जो आयनिक यौगिक होते हैं या वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं उनके बीच में प्रबल वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए उनके क्वथनांक एवं गलनांक सबसे उच्च होते हैं। वहीं जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं इनके बीच में दुर्बल अंतराणविक बल कार्य करता है, इसीलिए सहसंयोजक यौगिकों के जो क्वथनांक एवं गलनांक है वो निम्न होते हैं। तो वहीं जो उप सहसंयोजक यौगिक होते हैं, उप सहसंयोजक यौगिक इनके जो क्वथनांक एवं गलनांक हैं वो वैद्युत संयोजक यौगिकों से कम परंतु जो सहसंयोजक यौगिक हैं उनसे अधिक होते हैं। साथ ही साथ ये जल में वियोजित नहीं होते हैं, अर्थात इनके विलयन में आयन भी नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए ये जलीय अवस्था में और सामान्य अवस्था में दोनों में ही क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं या अचालक होते हैं। साथ ही साथ ये पानी में कम घुलनशील परंतु अध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होते हैं। अब इस बंध की जो प्रकृति है यह भी कैसी होती है, दिशात्मक होती है, इसीलिए इन जो बंध होते हैं ये जो यौगिक होते हैं इनकी निश्चित क्या होती है, ज्यामितीय आकृति पाई जाती है और ये भी समयावता को क्या करते हैं, प्रदर्शित करने की इनमें संभावना होती है। अब जो है हम यहाँ पर एक उदाहरण पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से जो है एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे कि वे कौन सा है। अब यहाँ से हो सकता है जैसे मान लीजिए ये 5 विकल्प लिखें और आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में वैद्युत संयोजक बल, वैद्युत संयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध एवं संयोजक बंध तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। तो यहां से फिर आपको इन 5 ऑप्शन में पता होना चाहिए कि नहीं, जो अमोनियम ब्रोमाइड है इसमें तीनों प्रकार के जो है वो बंध पाए जाते हैं। तो एक उदाहरण से समझ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, राइट। तो पहला हो जाएगा वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक, अर्थात तीनों बंधों का उदाहरण। तो ऐसे यौगिक जिनमें वैद्युत संयोजक,
सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं, वो हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। कैसे? अभी हमने थोड़ी देर पहला था कि जो अमोनिया है, क्लियर, NH3, जो अमोनिया होता है, जब अमोनिया की हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन H+ और Cl- में क्या होता है, टूट जाता है। और इस अभिक्रिया में सबसे पहले अमोनियम जो होता है, अमोनिया, तो इस अभिक्रिया में अमोनिया सबसे पहले, राइट, इस अभिक्रिया में अमोनिया सबसे पहले ये H+ आयन से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी करता है। तो इस अभिक्रिया में अमोनिया H+ आयन से इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करता है और अमोनियम आयन NH4+ का बनाता है, राइट। तो इस तरीके से जो अमोनियम आयन है NH4+, इसमें ही क्या होता है, उप सहसंयोजक बंध होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, NH4+ में उप सहसंयोजक बंध होता है। साथ ही साथ ये जो NH4+ आयन होता है, इसमें 3 हाइड्रोजन तो जो है सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, और ये जो चौथा हाइड्रोजन प्लस आयन होता है, यह उप सहसंयोजी बंध से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। क्लियर? तो अमोनियम आयन में 3 हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए होते हैं, तो वहीं चौथा जो है वो उप सहसंयोजी बंध से जुड़ा होता है। इस तरीके से अमोनियम आयन में सहसंयोजक और उप सहसंयोजक दोनों बंध होते हैं। फिर जो NH4+ आयन है और ये जो Cl आयन है, ये देखिए, ये भी दोनों आयनिक बंध है। जब ये आपस में क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉनों की क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, राइट। तो जब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा तो उससे NH4Cl का निर्माण होगा। इस तरीके से अमोनियम क्लोराइड में विद्युत संयोजक, सहसंयोजक और उप सहसंयोजक तीनों बंध जो है उपस्थित होते हैं। तो ऐसे 2 उदाहरण आपको याद रखने हैं, बिल्कुल सीधा MCQs में पूछा जाए तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम ब्रोमाइड NH4Br, तो अमोनियम क्लोराइड एवं अमोनियम ब्रोमाइड ऐसे यौगिक हैं जिनमें तीनों बंध, विद्युत संयोजक, सहसंयोजक और उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। अगला हो जाएगा ऐसे यौगिक जिनमें सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध होते हैं, वो हो जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन एवं नाइट्रिक अम्ल। क्लियर? तो इन तीनों में, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन एवं नाइट्रिक अम्ल में सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक दोनों बंध होते हैं। तो कुछ यौगिक ऐसे हैं जिनमें आयनिक एवं सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध होते हैं। तो आयनिक एवं सहसंयोजक बंध जिनमें होते हैं वो हो जाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम साइनाइड हो जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब चलते चलते हम जो है एक प्रकार का और बंध पढ़ लेते हैं, हो सकता है यहां से भी प्रश्न पूछा जाए, और वो हो जाएगा हाइड्रोजन बंध हो जाएगा। हाइड्रोजन बंध क्या होता है तो समझिए, किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु, अब हाइड्रोजन बंध होने के लिए हाइड्रोजन परमाणु होना आवश्यक होता है, राइट। तो किसी भी यौगिक के, क्लियर, किसी भी यौगिक के अणु के हाइड्रोजन परमाणु और वैद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोड, राइट। तो जो वैद्युत ऋणात्मक परमाणु है यह उसी अणु का या किसी दूसरे अणु का हो सकता है के मध्य जो आकर्षण बल होता है उसको ही क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो संक्षेप में किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु तथा, राइट, किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु और किसी अन्य विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच में जो आकर्षण बल होता है वही क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंध। तो किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु और उसी अणु या अन्य अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच में जो आकर्षण बल कार्य करता है उसको ही क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं, राइट। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, जल हो जाएगा, क्लियर, H2O हो जाएगा, फिर HF हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, H2O2 हो जाएगा, फिर C2H5OH हो जाएगा, प्रोटीन है, DNA है, RNA है, इन सब में हाइड्रोजन बंध होता है। हाइड्रोजन बंध के अगर हम देखें तो हाइड्रोजन बंध के 2 प्रकार के होते हैं, राइट। तो हाइड्रोजन के प्रकार की अगर हम चर्चा करें तो जब हाइड्रोजन बंध 2 या अधिक अणुओं के मध्य बनता है, क्लियर,
जब हाइड्रोजन बंध दो या अधिक अणुओं के बीच में बनता है तो उसको अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है, राइट, अंतर अणुक। तो जब हाइड्रोजन बंध दो या अधिक अणुओं के मध्य बनता है तो इसको अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे H2O, HF, NH3, H2O2, C2H5OH, इन सब में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध होता है। और दूसरा प्रकार क्या होता है, जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणुओं के परमाणुओं के बीच में, क्लियर, अंतर समझना, यहां पर दो अलग अलग अणु हैं, जैसे हाइड्रोजन का अणु, ऑक्सीजन का अणु, राइट, नाइट्रोजन का अणु और हाइड्रोजन का अणु, राइट। तो जब दो या दो से अधिक अणुओं के मध्य बनता है तो अंतर अणुक होता है। और जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणु, क्लियर, जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के दो परमाणुओं के बीच में बनता है तो इसको अंतरा अणुक या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध कहते हैं, जैसे प्रोटीन, डीएनए एवं आरएनए। अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन बंध के प्रमुख गुणों के बारे में समझते हैं, जहां से एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, और वो आया है कि जो जल है वो द्रव अवस्था में क्यों होता है। तो देखिए, चूंकि अंतर अणुक जो हाइड्रोजन बंध है, राइट, अंतर अणुक जो हाइड्रोजन बंध है वो जल में पाया जाता है, राइट। तो अंतर अणुक बल के कारण ही HF और जो H2O है ये क्या है, लिक्विड अवस्था में है, वहीं HCl और H2S क्या है, गैसीय अवस्था में होते हैं। तो अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण ही HF और H2O जो है द्रव है और HCl और H2S जो है गैस है। वहीं जो अंतर अणुक हाइड्रोजन बंधों की संख्या जितनी ज्यादा होती है, तरल की सहनता भी उतनी ही अधिक होती है, तथा जिन यौगिकों में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध होता है उनके क्वथनांक या गलनांक भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो इस तरीके से हमने बहुत ही डिटेल में संयोजकता और रासायनिक बंध, उनके प्रकार और विभिन्न प्रकार के यौगिकों के गुणों के बारे में समझ लिया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।